हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड के शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर। उसके अपन जो मॉडल पेपर है उस पर अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 14 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको एग्जाम से पहले मैं 20 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। मित्रों, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके सारे मॉडल पर सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम जो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। चलते हैं बिना देरी करते हुए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो साथ बने रहिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह सेंधव स्थल जो तीनों भागों में विभाजित था। दोस्तों, ऐसा सेंधव स्थल बताना है जो तीनों भागों में विभाजित था। तो बताइए कौन सा था? धोलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो कौन सा होने वाला मित्रों? इसमें हो जाएगा आपका धोलावीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? धोलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। मित्रों, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत। हाँ जी, आपके एसएसटी के लिए करवाए जा रहे हैं, ये सेकंड पेपर के लिए। और जो भी हमारे साथ नए साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। समाज की चतुर्वर्णीय व्यवस्था का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। समाज की जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है ना, उसका प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, अर्थवेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। दोस्तों, ये कहाँ मिलते हैं? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहब आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये सारे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आपका डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सही नहीं वो पूछा जा रहा है, तो अपन थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा कौन सा इनमें से आपको बताना सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं? देखिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। दोस्तों, ये बिल्कुल, इस कुंडलग्राम को वास्तुग्राम ही बोलते हैं, दोस्तों प्राचीन नाम है इसका। तो 1 नंबर तो सही है मित्रों। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में हस्तक्षेप को जोड़ा। दोस्तों, ये गलत है हमारा, है ना, एक तो ये गलत हो गया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों, ये सही है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। दोस्तों, ये भी सही है। तो बी नंबर हमसे पूछा गया था, जो सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। सब ठीक है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का समकालीन श्रीलंका का राजा था। दोस्तों, अशोक जब शासक कर रहे थे तो श्रीलंका का राजा कौन था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मित्रों, जो श्रीलंका का राजा था वो तिस था। दोस्तों, कौन था? तिस, है ना। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी का नाम क्या था? गुप्त नरेश थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी का नाम बताना आपको। क्या राजधानी हो जाएगी? उज्जैनी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? उज्जैनी। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन तरफ। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। यदि आप पहली बार हमारे साथ यूट्यूब चैनल जुड़े हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में या पश्चिमी भारत में? दोस्तों, तो कहाँ हुआ था? हाँ जी, दक्षिणी भारत में। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का कहाँ प्रादुर्भाव होता है? दक्षिणी भारत में होता है। पहले दक्षिणी भारत में होता है, फिर ये उत्तर भारत में आता है। दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको। हाँ जी, 7 नंबर है। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट यह मानता है कि प्रभु सत्ता एक देवी है, प्रकाश है, जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? ये कौन मानता है दोस्तों? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या बाबर? कौन मानने वाला है ये व्यक्ति? हाँ जी, तो अकबर हो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। हाँ जी, देखिएगा आगे। मुगल भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में किसने लागू किया? मुगल भू राजस्व व्यवस्था को पूछा जा रहा है, दक्षिण में किसने सबसे पहले लागू किया? दोस्तों, तो दक्षिण को जो सबसे पहले लागू करने वाले व्यक्ति थे मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये आपका। हाँ जी, देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन है। शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद की नींव किस वर्ष डाली थी? दोस्तों, शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद की नींव पूछी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, देखिएगा इसकी नींव जो डाली जाती है वो डाली जाती है 1638 ईस्वी में। कब डाली जाती है? 1638 ईस्वी में। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मित्रों, अभी तक भी किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों।
इसके कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। हाँ जी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के हार जाने पर तत्कालीन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया? ये किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड लाथ, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड एंटली या लॉर्ड चर्चिल? तो किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड नाथ ने दोस्तों। आपका एक नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति की मृत्यु दिल्ली पर वापस अधिकारस्थ समय घायल होने के बाद हो गई थी दोस्तों? ये पूछा जा रहा है अंग्रेज सेनापति का नाम जिसकी मृत्यु दिल्ली पर वापस अधिकार करते समय घायल होने के बाद हो गई थी। तो कौन था मित्रों वो? हाँ जी, बताइएगा इनमें से कौन था। इनमें से था मित्रों निकलसन। कौन था? निकलसन। इसकी मृत्यु हो गई थी द्वारा दिल्ली पे अधिकार करते समय। तो एक नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, उस सम्मेलन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयबजी। ये भी क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिएगा तो ये पूछा गया तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली के अंदर? तो कहाँ हुआ था? हाँ जी, ये हुआ था आपका मद्रास के अंदर दोस्तों। कहाँ होता है? मद्रास के अंदर। आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शामिल था? तो कौन सा कार्यक्रम शामिल था ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना, ये सारे क्या है उस असहयोग आंदोलन में, ये सारे कार्यक्रम शामिल थे आपके। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का भर्ती करने वाला सार्जेंट निम्न में से किसे कहा गया है? सार्जेंट पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कहा गया, किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय को, मोतीलाल नेहरू को, मोहम्मद अली को? मित्रों ये किसको कहा गया सार्जेंट? हाँ जी, ये कहा गया आपके महात्मा गांधी को कहा गया। ठीक है सब, एक नंबर आंसर आपका सही हो जाए। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश फिर से करूंगा कि जो भी नया साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़ा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 1929, 1930, 1931 या 1933? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये सभी को याद होना चाहिए। ये जो 3 शुरू में है ना, इसकी वजह से हम आज आज़ाद देश में जी रहे हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? हाँ जी, 1931 के अंदर दोस्तों। कब हुई थी? 1931। इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हुई है, यदि आप देखना चाहते हो देख भी सकते हैं। हाँ जी, 16 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मोरिस ने किसे अर्ध नंगे फकीर की संज्ञा दी थी? अर्ध नंगे फकीर की संज्ञा किसे दी थी? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। तो महात्मा गांधी को दोस्तों अर्ध नंगे फकीर की संज्ञा दी थी दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 मार्च 1917 को रूस से 300 वर्ष पुराना कौन सा वंश समाप्त हुआ था? 15 मार्च 1917 को बात चल रही है दोस्तों। रूस से 300 वर्ष पुराना वंश समाप्त हो गया था। तो कौन सा वंश समाप्त हुआ था? हाँ जी, वो था रोमानोव वंश। कौन था दोस्तों? रोमानोव वंश समाप्त हो गया था। 300 वर्ष ये पुराना वंश था दोस्तों। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। यदि आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपने यूट्यूब नाम से ही बना हुआ है। निम्न में से किस अमेरिकी स्वतंत्रता के महान सेनानी को रेफिवियस कहा गया है? रेफिवियस कहा गया है, किसको कहा गया है इनमें से बताइएगा। हाँ जी, वो कहा गया आपके जॉर्ज वाशिंगटन को दोस्तों। किसका कहा है? जॉर्ज वाशिंगटन को। तो एक नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है मित्रों वो मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिएगा कथन, 2 कथन दे रखे हैं, कथन और कारण से मान लो। प्लेट विवर्तन सिद्धांत सागर नितल प्रश्न के साक्ष्य पर आधारित हैं। तो बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों, जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है ना वो सागर नितल प्रश्न के साक्ष्य पर आधारित है। सागर नितल प्रश्न की संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिवेदन लिपि चोन द्वारा किया दोस्तों, लिपि चोन के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका मतलब हमारा 1 नंबर सही है, बी नंबर गलत है। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हाँ जी, देखिएगा भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अपन पहले इनको पढ़ते हैं फिर इनका उत्तर चयन करते हैं दोस्तों, कौन सा सही है। सही कूट का चयन करना है। तो गोंडवाना चट्टानों का निर्माण प्राविंध्यन युग में हुआ दोस्तों, बिल्कुल नहीं हुआ इनका। ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। ये देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं दोस्तों, ये सही है। सबसे पुरानी परतदार चट्टान है गोंडवाना चट्टानें। ये अत्यंत ही धात्विक चट्टान है दोस्तों, ये धात्विक चट्टानें नहीं है। इनमें कोयले का व्रत निक्षेप
निक्षेप है ये सही है, 2 और 4 ही सही है हमारा, तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन तरफ। आपको सूची 1 दे रखे हैं स्थान और सूची 2 दे रखे हैं उनके उद्योग, है ना, कौन से स्थान पे कौन से उद्योग स्थापित हैं। तो देखिएगा अपन मिलान करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, अलीगढ़ जो ताला निर्माण के लिए, यदि आप ताला कभी भी देखेंगे ना, ताला के ऊपर ये लिखा होता है अलीगढ़। जो अलीगढ़ के ताला होते हैं दोस्तों बहुत प्रसिद्ध ताले होते हैं, ठीक है साहब, महंगे से महंगे अच्छे ताले होते हैं। और फिरोजाबाद दोस्तों, फिरोजाबाद जो है ना कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साहब। और मधेपुरा है रेल इंजन इलेक्ट्रिक दोस्तों। और मुरादाबाद हो जाएगा पीतल कांसे के बर्तन। तो इसका मतलब 4 3 2 1, तो बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। हाँ जी, 23 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं हुआ है। मैकाल श्रेणी में नहीं हुआ है नर्मदा ताप्ती सोन महानदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी जिसमें पूछा गया मैकाल श्रेणी में नहीं हुआ है। तो मैकाल श्रेणी में मित्रों किसका नहीं हुआ है, महानदी का नहीं हुआ। ताप्ती नर्मदा सोन इनका मैकाल श्रेणी से हुआ है मित्रों, और महानदी इसमें नहीं हुआ। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेगा, किस अक्षांश पर सूर्य ताप भूमध्य रेखा के तापक्रम से आधा हो जाता है। कि किस अक्षांश पर होता है दोस्तों ये तापक्रम आधा हो जाता है। हाँ जी बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री दोस्तों। तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे मित्रों, अभी तक यदि किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा मित्रों। आगे भी आपके लिए सेकंड ग्रेड के बाद में थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी आगे तैयारी करवाई जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति प्रकार इनमें से किसके परिवर्तन के साथ बदलता है। किसके परिवर्तन के साथ बदलता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा, हाँ जी, वर्षा की मात्रा दोस्तों इसके साथ बदलता है। मृदा का प्रकार दोस्तों, मृदा का प्रकार का कोई लेना देना यहाँ से नहीं है। वार्षिक माध्य तापक्रम दोस्तों ये भी सही है, ऊंचाई भी सही है, ठीक है साहब। तो आपका 1 3 4 सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। इस 25 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भविष्य में घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कृत्रिम रबर प्राकृतिक रबर की जगह ले लेगा, क्यों ले लेगा मित्रों ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका कारण ये है कि प्राकृतिक जो रबर होता है ना भिन्न भिन्न उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है साहब, इस वजह से ये ले लेगा। अब 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी ऊपरी भाग में निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी ऊपरी भाग में पूछा जा रहा है किन पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। बहुत अच्छा, हाँ जी, ये जैसे अपन जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये सिंधु नदी वाला, तो सिंधु नदी जैसे ये प्रवाहित हो रही है तो इधर कौन सी चट्टान है दोस्तों, है ना, और इधर कौन सी चट्टान है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है साहब। तो कौन सी देखिएगा सिंधु नदी के बीच में। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो अभी तक आ गया होगा लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी। जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है ना इसके बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है आपके, ठीक है, यहाँ से जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है आगे, ठीक है साहब। और आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर कथन और कारण से क्वेश्चन दे रखे हैं आपका। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। 28 नंबर देखेगा और पढ़कर इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारत में ग्रीष्म के आगमन के साथ ही उपोष्ण जेट का प्रतिपादन उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है ये बात। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पश्चात उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में मानसून गर्त का निर्माण होता है। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ये जो कारण है ना ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको भी पता लग रहा होगा पढ़ने से। तो ठीक है साहब, बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है साहब। आगे बढ़ रहे हैं। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। कुल्लू जो घाटी है ना कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो धौलाधार एवं पीर पंजाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल्लू घाटी किसके मध्य है, धौलाधार एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, आपको सुमेलित बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी के ऊपर है, सलाम परियोजना चिनाब नदी के ऊपर है, माता टिल्ला परियोजना बेतवा नदी पर है, लेकिन दुलहस्ती परियोजना रावी नदी के ऊपर नहीं है। तो 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हमें सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सब आपका 1 नंबर, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना वाला। 31 नंबर है क्वेश्चन आपका। प्रमुख मिट्टी वर्णों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो मित्रों आपका जो कथन है ना बी नंबर, लाल और पीली मिट्टी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन तत्वों से युक्त होती है, तो ये सही नहीं है हमारा। ठीक है साहब, आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चनों की तरफ। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं मित्रों, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा, अपनी गति भी बढ़ाई रखिएगा। हाँ जी, जनसंख्या से क्वेश्चन है, मैंने हर बार बोलता हूँ जनसंख्या से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में रहने वालों का प्रतिशत क्या है। जो शहरी क्षेत्रों में जो रह रहे हैं ना उनका आपको प्रतिशत बताना है, तो 24.87 हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 24.87। राजस्थान में पूछा जा रहा है तो 24.87 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो बताना है। अब देखिएगा, पढ़ के देखिएगा फिर पता लगेगा इनका कौन सा। हाँ जी, बबूलिया वायु चक्रवात भंवर का स्थानीय नाम है दोस्तों, बिल्कुल गोल गोल है ना ऐसे से बबूलिया। लू क्या है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय पवन है ये। मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है मित्रों। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में, बरखान ये नहीं है, बरखान आपको पता ही है बालू का स्तूप है एक प्रकार का। तो डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। आपका सुमेलित करना है, मिट्टी दे रखी है और उनके क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में उपलब्ध होगी दोस्तों। तो 34 क्वेश्चन है, देखिएगा 34 का अंदर आंसर क्या रहने वाला है। काली मिट्टी जो है ना ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है। दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब कहाँ पे? झालावाड़ वगैरह क्षेत्र में काली मिट्टी है ना। मिश्रित लाल मिट्टी कहाँ है? जो मिश्रित लाल वगैरह जो मिट्टी होगी मित्रों ये आपकी हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी? ये आपकी हो जाती है सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही के अंदर होगी। ठीक है, और लाल दोमट मिट्टी ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। और भूरी मिट्टी बनास नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसमें भूरी मिट्टी मिलेगी आपको। तो ये 2 1 3 4 2 1 3 4 दोस्तों आपका यही सही हो जाएगा, आपका 1 नंबर ऑप्शन कूट सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन तरफ। देखिएगा 35 नंबर की क्वेश्चन है, हाँ जी, मिलान करने से है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नदी दे रखी है, उनके संबंधित जिले दे रखे हैं, कौन सी नदी कौन से जिले में बहती है। तो ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन शामिल कर लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन का अच्छा तरीका होता है। तो 35 नंबर देखिएगा, गंभीर दोस्तों, ये गंभीर नदी है ना ये करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर से संबंधित हो जाएगी। बाणगंगा ये बिल्कुल जयपुर, दौसा हो जाएगी। और पार्वती करौली, धौलपुर से हो जाएगी। और साबी हो जाएगी आपकी जयपुर, अलवर से हो जाएगी। इसका मतलब 4 3 2 1 4 3 2 1 आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन तरफ। देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, 7 अंत तक साथ बना रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से राजस्थान की जलवायु से संबंधित है। राजस्थान की जलवायु से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा राजस्थान की जलवायु से संबंधित है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा शीतकाल में यहाँ पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, जैसे मावठ कहते हैं अपन, है ना। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, बिल्कुल हमने कल वाली क्लास में भी ये बात चर्चा करी थी, तो ये हमारी बात सही है। यहाँ की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की दोस्तों, ये बिल्कुल सही है ना। राजस्थान जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु की तरह विषमताएं नहीं पाई जाती है दोस्तों, विषमताएं पाई जाती है सब आपका, है ना। ये गलत है हमारा, सिर्फ 1 2 3 ही हमारा सही है, तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा मित्रों। शानदार क्वेश्चनों का समूह लेकर आए हूँ। यदि अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो अभी कर दीजिएगा मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि अपने यूट्यूब चैनल से ही बना। प्राकृतिक विभाग जलवायु प्रदेश दोस्तों दे रखे हैं, कौन से प्राकृतिक विभाग में कौन से जलवायु प्रदेश से पाए जाते हैं। 37 नंबर आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिएगा आंसर दीजिएगा। हाँ जी, दक्षिणी पूरी जो पठारी है ना भाग, ये है उपाद्र दोस्तों, सॉरी अत्याद्र दोस्तों, है ना। आपका 2 नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। हाँ जी, ये हो जाएगा आपका, साफ हो जाएगा। अब देखिएगा अपन बात आगे करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में अत्याद्र हो जाएगा। ये मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र आपका हो जाएगा उपाद्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उपाद्र हो जाएगा। और उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है ना, ये हो जाएगा आपका शुष्क हो जाएगा। और पूर्वी मैदान हो जाएगा आपका आर्द्र हो जाएगा सब। ठीक है, 2 3 4 1 आंसर आपका राइट हो जाएगा, 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। आगे देखिएगा क्वेश्चन होगा, हाँ जी, आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। मांग की आड़ी लोच किन वस्तुओं के संबंध में व्यक्त की जाती है? मांग की जो आड़ी लोच है ना, वो किस वस्तुओं के संबंध में व्यक्त की जाती है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो मांग की आड़ी लोच होती है ना, वो एक तो पूरक वस्तुओं में की जाती है और स्थानापन्न वस्तुओं में की जाती है व्यक्त। ठीक है, तो A और B दोनों, इसका मतलब सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। तो आगे बढ़ रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन उर्जित पटेल की मौद्रिक नीति संबंधी सिफारिश सही है? उर्जित पटेल जो मौद्रिक नीति है उसकी सिफारिश पूछी जा रही है, कौन सी सिफारिश इनमें से सही है? तो कौन सी हो जाएगी इनमें से?
हाँ जी, देखिएगा राजकोषीय घाटे को सीमित करना ये भी शामिल था। स्फीति धारक को 4% पर रखना ये भी था। मुद्रा एवं पूंजी बाजार में पर्याप्त तरलता की व्यवस्था दोस्तों ये शामिल था। ये शामिल नहीं था आपका 4 नंबर, भारतीय रुपयों के विनिमय मूल्यों को अपरिवर्तित करना। तो 1 2 3 4 आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन किस कारण से होता है? पूर्ति का जो विस्तार है दोस्तों, उनका विस्तार एवं संकुचन किस प्रकार से होता है? तो देखिएगा पूर्ति जो विस्तार एवं संकुचन होता है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है मित्रों। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं 42 नंबर है। यदि एक उपभोक्ता x तथा y का वस्तु पर आई मात्रा आर्य खर्च करता है और x की कीमत px तथा y की कीमत py है तो बजट समष्टि समीकरण होगा। तो बजट जो समीकरण होगा मित्रों वो होगा ये सी नंबर है आपका, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित पे आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? देखिएगा जनता के पास ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो व्यापक धन M3 में शामिल है। तो M3 में जो शामिल है ना, जनता के पास मुद्रा भी शामिल है, बैंकों के पास मांग जमा ये भी, डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट ये भी है, और टाइप डिपॉजिट दोस्तों दोनों ही हैं, तीनों हो जाएंगे आपके ये सही। तो इसका मतलब हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का ये समूह है आपके सामने। हाँ जी, उस जीव प्रजाति का नाम बताना है जो शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण खतरे में आ गई है। उस जीव प्रजाति का नाम बताना मित्रों, कौन सा है जो शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण खतरे में आई है? हाँ जी, कौन सा हो जाएगा? तो आपका वो हो जाएगा, हाँ जी, चीरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? चीरू हो जाएगा। अब देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही ये भी शानदार क्वेश्चन है मित्रों। 45 नंबर का कथन देखिएगा, 2 कथन दे रखे हैं आपके सामने। क्या आंसर रहेगा? तो हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आंकलन की एक ऐसी विधि है, इसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की अपेक्षा लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में घटाया जाता है। ये सही है। हरित लेखांकन एक प्रकार का लेखा जोखा है जो परिचालन के वित्तीय परिणामों पर लागतों को हल करने का प्रयास करता है। 1 2 दोनों सही हैं, तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण निम्न में से कौन से हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत लक्षण जो होते हैं मित्रों, निम्न में से कौन से हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। तो लगा लीजिएगा, निम्न प्रति व्यक्ति आय एवं जनाधिकार की स्थिति, कृषि की प्रधानता, असंतुलित आर्थिक विकास की दृढ़ता। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है मित्रों, टाइम थोड़ा सा देखते हुए। भारत में बेरोजगारी कम करने हेतु सर्वाधिक जोर दिया जाता है। भारत में यदि बेरोजगारी कम करनी है तो हमें स्वरोजगार कार्यक्रमों का क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस पूर्व मंत्री ने पहली बार भारत में लेखांकन के मामले में हरित लेखांकन प्रणाली को लाने की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया था? तो कौन था व्यक्ति जिसने ये बल दिया था मित्रों? वो हो जाएंगे आपके जयराम रमेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयराम रमेश हो जाएंगे। 49 नंबर देखिएगा, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की घोतक होगी यदि उसके साथ क्या हो मित्रों? यदि उसके साथ है ना गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण है तो। ठीक है साहब, आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ की उपस्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहेंगे उसको मित्रों अपन कहेंगे, हाँ जी, स्टैगफ्लेशन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच भेद हैं। तो बीच भेद है मित्रों। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखेगा ये 2 इनमें से ये तो है नहीं। आगे बढ़ रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेगा 52 नंबर क्वेश्चन का पूरा, हाँ जी, ये तो सी नंबर इसका क्वेश्चन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का सी कर लीजिएगा। बैंक कई प्रकार के ग्राहकों से वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलाप संपन्न करती है जबकि NBFI बड़े उद्योगों के टर्म लोन से ही मुख्य रूप से संबंध रखती है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिएगा, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ जो बाजार का अर्थ जो होता है ना मित्रों, वो होता है आपका सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार दोस्तों। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ ये होता है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है सूची 1 में दे रखा है। सूची 1 अर्थशास्त्री दे रखे हैं और दूसरे में उनके नाम दे रखे हैं दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार?
तो आपके अनुसार बता देता हूँ, प्रोफेसर लर्नर है ना, उसकी जो अर्थव्यवस्था जो दी है नियंत्रण अर्थव्यवस्था दोस्तों। प्रोफेसर नीड उदार अर्थव्यवस्था, जैसे ये लिखे हुए हैं ना वैसे ही सही हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन। कम आय वर्ग वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग खाद्यान्न पर व्यय करते हैं। आय में वृद्धि होने पर खाद्यान्न पर व्यय किया जाने वाला भाग क्रमशः घटता जाता है। अर्थशास्त्र का यह नियम क्या कहलाता है? ये जो नियम है ना मित्रों, ये कहलाता है एंजिल का नियम। क्या कहलाता है मित्रों? ये कहलाता है एंजिल का नियम आपका। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? सबसे जो अधिक योगदान कर रहा है ना, वो कर रहा है आपका तृतीय क्षेत्र। कौन सा कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 56 नंबर है, मार्क्सवादी राज्य के निम्न स्वरूप पर बल देते हैं। मार्क्सवादी जो राज्य होते हैं ना, वो किस निम्न स्वरूप पर बल देंगे मित्रों? वो आपके देंगे, हाँ जी, राज्य एक वर्गीय संस्था है, इस पे बल देंगे, है ना। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिएगा तथा सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, प्लेटो ने दास कैपिटल रचना करी दोस्तों, ये गलत है हमारा। सही कूट का सिर्फ पहचान करनी हमने, है ना। तो देखिएगा, अरस्तु एंथस का निवासी था दोस्तों, ये सही। गलत है हमारा। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य नगर राज्य का प्राणी है, ये बिल्कुल सही है। परंपरागत राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, ये गलत है। तो केवल 3 ही सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा संप्रभुता संपन्न है? निम्न में से कौन संप्रभुता संपन्न है मित्रों? कौन है इनमें से बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र, संरक्षित राज्य या न्यायिक क्षेत्र? कौन हो जाएगा? हाँ जी, वो हो जाएगा आपका राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? राज्य हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है मित्रों। आगे 59 नंबर है आपका क्वेश्चन। हाँ जी, संप्रभुता की एकतावादी धारणा किसकी प्रधान स्वीकार करती है? तो ये जो संप्रभुता की एकवादी धारणा है ना, ये किसको स्वीकार करती है? राज्य की, संप्रभु की, या संसद की, या प्रधान न्यायाधीश की? तो किसको करेगी मित्रों ये? हाँ जी, ये करेगी आपके संप्रभु की। किसको करेगी? संप्रभु की। बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत को बताया गया, भारत को क्या बताया गया मित्रों? भारत को है ना, ध्यान दीजिएगा, भारत को राज्यों का यूनियन बताया गया है। ठीक है साहब, भारत को क्या बताया गया? राज्यों का यूनियन। विधान परिषद का कार्यकाल है, जो विधान परिषद है ना, उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है मित्रों? उनका जो कार्यकाल है वो होता है, कभी भंग नहीं होती है। ये विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। आप 5 आंसर मत दे देना, तो ये कभी भंग नहीं होती विधान परिषद, है ना। आगे बढ़ रहे हैं 62 नंबर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 39, 44 या अनुच्छेद 265? तो बताइएगा क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब, तो ये है नीति निर्देशिका, थोड़ा ध्यान देखिएगा इसको भी। हाँ जी, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ प्रणाली के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही कूट की पहचान करनी है मित्रों। इनमें से आपकी जो सही कूट है ना, उसी की सिर्फ आपको पहचान करनी है। तो कौन सा सही कूट होगा? हाँ जी, देखिएगा, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रयोजन किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही, एकहरी नागरिकता है। राज्य इकाइयों से अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, अलग नहीं हो सकते मित्रों। भारत में कर लगाने की शक्ति केवल संघीय सरकार के पास है, राज्यों के पास नहीं है दोस्तों, ये तो है गलत है। राज्य सरकार भी कर लगाती ही है। भारत में 2 ही राज्य की व्यवस्था है दोस्तों, ये भी सही है हमारा। 1 2 4 सही, बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से। लोकसभा में धन प्रस्ताव प्रस्तुत होता है दोस्तों, जब लोकसभा में धन प्रस्ताव प्रस्तुत कौन करता है? हाँ जी, तो धन प्रस्ताव जो प्रस्तुत करता है व्यक्ति कौन है, इनमें से पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएंगे आपके वित्त मंत्री दोस्तों। कौन हो जाएंगे? वित्त मंत्री धन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं लोकसभा में, और लोकसभा में ही धन प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, ध्यान रखिएगा पहले बार, ठीक है ना, ये राज्यसभा में नहीं होता। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के शासन का न्यायिक सलाहकार है। न्यायिक सलाहकार पूछा जा रहा है, राज्य के जो न्यायिक सलाहकार कौन होता है मित्रों? तो जो न्यायिक सलाहकार होता है ना, वो होता है आपका एडवोकेट जनरल। कौन होता है मित्रों? एडवोकेट जनरल हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायतों की सदस्य संख्या निश्चित करती है? कौन जो है पंचायतों की जो सदस्य संख्या होती है वो निश्चित करती है? लोकसभा, संसद, राज्य विधानमंडल या विधानसभा? तो कौन करेगी? वो करेगी आपके राज्य की जो विधानमंडल होती है ना, वो ये करती है निर्धारित कि पंचायतों में सदस्य संख्या कितनी होएगी। आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल संरचना क्या सिद्धांत का स्रोत है? मूल संरचना भारत के संविधान का, न्यायिक संरचना का, न्यायविदों के मत का, या संसदीय कानून का? 67 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, न्यायिक संरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा, संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन की विशेषता इनमें से क्या नहीं है?
तो शक्तियों का केंद्रीय कारण दोस्तों यह विशेषता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। संघात्मक शासन इसके अंदर ये विशेषता नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता विशेषता, शक्तियों का विभाजन भी है, स्पष्ट स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी है। तो आपका विशेषता नहीं पूछा जा रहा है तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का स्वरूप है, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा है, कठोर है, लचीला है या कठोर लचीला दोनों का मिश्रण है, कैसा है मित्रों? हाँ जी, कठोर एवं लचीले दोनों का क्या है, ये मिश्रण है मित्रों। 69 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा और नए साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा। समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा किन 2 देशों के बीच चल रही है? समझौता एक्सप्रेस दोस्तों, समझौता जो एक्सप्रेस है ना वो चल रही है भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहा है दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसे अधीन प्रकट किया जाएगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका समता का शोषण दोस्तों। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सही 71 का। हाँ जी, देखिएगा देश के बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब करी? दोस्तों जो बाल अधिकार हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब करी थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होती है 2007 में होती है। कब होती है मतलब? 2007 में होती है। आगे देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, जिला आयोजन समिति में निर्वाचन में पदेन सदस्य कितने होते? जिला आयोजन समिति में पूछा जाए निर्वाचित एवं पदेन सदस्य, तो निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं मित्रों? जो निर्वाचित होते हैं ना वो होते हैं 20 और पदेन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? तो किसने स्पष्ट किया है वो हो जाएंगे आपके सीमेल दोस्तों। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सीमेल ने स्पष्ट किया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सवर्ण स्वरूपणात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है इनमें से? हाँ जी, वो हो जाएंगे आपके जिन्सबर्ग हो जाएंगे दोस्तों, ये संबंधित नहीं है। बाकी ये सीमेल, टॉनीज, ये वानवीज ये आपके संबंधित हैं। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक घटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है। वास्तविक जो घटना मानने की त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो मित्रों ये कहा जाता है आपका अमूर्तीकरण तर्क या दोष दोस्तों, ये कहा जाता है आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 76 का। 76 का क्या नंबर आंसर राइट हो रहा है? बी नंबर। आगे देखिएगा, निम्न में से समाज का निर्माण कैसे होता है? समाज का जो निर्माण होता है ना मित्रों वो होता है आपका समूह के अंत क्रिया से होता है। कैसे होता है? समूह की अंत क्रिया से ही समाज का निर्माण होता है। सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? तो पूर्वापेक्षित कौन सी नहीं है इनमें से बतानी आपको, तो ये आपका राइट आंसर होगा निश्चित परिसीमा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। एक जो संदर्भ समूह होता है ना मित्रों वो होता है वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, संदर्भ समूह है प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? संदर्भ जो समूह है ना प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? मार्टिन, हाइमेन, सोरोकिन या आल्पोर्ट ने? तो किसने करा है मित्रों? हाँ जी, ये करा है आपके हाइमेन ने करा है मित्रों। किसने करा है? हाइमेन। राइट आंसर क्या होने वाला है? हाइमेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन तरफ देखेगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, 81 नंबर 1 है क्वेश्चन है, यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। जो इस समूह को कहा जाता है, इस समूह को जनजाति बंद जाति संपदा क्या कहा जाता है मित्रों? इसको कहा जाता है आपका जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। हाँ जी, 82 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो उस विवाह को कहा जाता है। तो मित्रों उस विवाह को कहा जाता है ब्रह्मा विवाह। क्या कहते हैं? ब्रह्मा विवाह कहते हैं। आगे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? टोडा, कादर, अंडमान द्वीप समूह की निवासी या न्यूरस? तो 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा दोस्तों। आपका टोडा जनजाति में ये परंपरा चलती है दोस्तों। आगे देखिएगा 84 क्वेश्चन है, जटिल समाज में धर्म। जटिल समाज में धर्म क्या होता है दोस्तों? जटिल समाज में धर्म होता है जो राजनीति से शासित होता है। कैसा होता है? राजनीति से शासित होता है। तो आंसर क्या हो रहा है हमारा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की भूमिका उस समाज में अधिक सुव्यक्त होती है जिसमें
जिसमें क्या मित्रों, जिसमें श्रम विभाजन हो। क्या हो? श्रम विभाजन हो। तो 86 नंबर, पति पत्नी डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है। पति पत्नी डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? वो परिस्थितियां हो जाएगी आपकी युग्म परिस्थिति दोस्तों। क्या हो जाएगी? युग्म परिस्थिति हो जाएगी। कुल्ले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह है? नहीं है। कुल्ले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह है? नहीं है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या राजनीतिक दल? तो राजनीतिक दल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समूह है। हाँ जी, 88 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा दोस्तों। समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार करता है। समुदाय, जनजाति, संस्कृति या उपरोक्त सभी? तो किसको करती है दोस्तों? हाँ जी, ये हो जाएगा समुदाय को भी करती है, जनजाति को भी विचार पर करती है, संस्कृति भी करती है। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है आपका। तो 88 का डी नंबर सही कर लीजिएगा। 89 क्वेश्चन देखिएगा, विवाह है। विवाह एक है मित्रों। विवाह एक क्या है? विवाह एक है आपका सामाजिक संस्था। क्या है? सामाजिक संस्था। सम एक्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ महुआ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, इस पुस्तक के लेखक होंगे IP देसाई। कौन हो जाएंगे? IP देसाई। आपका 90 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, पूर्णकालीन कर्मकांडों विशेषज्ञों को कहते हैं। पूर्णकालिक कर्मकांड विशेषज्ञों क्या कहते हैं? सामन, पैगंबर, मंत्री या पुजारी? तो क्या कहेंगे मित्रों? वो कहेंगे आपके सामन कहेंगे। क्या कहेंगे? सामन। प्रशासन का अर्थ है। प्रशासन का मित्रों क्या अर्थ होता है? हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास प्रशासन होता है दोस्तों। उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करते हैं हम? सामूहिक प्रयास करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखिएगा, 93 नंबर क्वेश्चन है आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी, राज्य सर्वव्यापी है, आज कोई भी भाग उसको अछूता नहीं है। उस कथन किस अवधारणा को इंगित करता है दोस्तों? उक्त कथन है ना, ये कौन सी अवधारणा को इंगित करेगा? हाँ जी, ये करेगा आपकी बी नंबर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करेगा। किसको करेगा? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इंगित करता है। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। काइडन के अनुसार लोक प्रशासन किस चुनौतीपूर्ण भूमिका में उतर गया है? काइडन के अनुसार लोक प्रशासन किस चुनौतीपूर्ण भूमिका में उतर गया है? तो कौन से में उतरा है मित्रों? हाँ जी, 94 का क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका। तो राजनीति की संस्था, आर्थिक सामाजिक सुधारों का स्थानीयकरण, वंचित तबकों की सुरक्षा, व्यापक व्यावसायिक सेवाओं का प्रबंध। दोस्तों 1, 2, 3 चारों सही हो जाएंगे। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधी 3M, 3 जो M होते हैं सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 3M के सिद्धांत के प्रतिपादन मित्रों इनमें से हैं जो है ना, पर्सी मैकिन है। कौन है? पर्सी मैकिन। विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका है। विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? हाँ जी, वो है आपकी गुणात्मक परिवर्तन के साधन के रूप में। गुणात्मक परिवर्तन के साधन के रूप में है मित्रों। आगे देखिएगा 97 नंबर, कामटे के अनुसार समाजशास्त्र की पारंपरिक पद्धति क्या है? पारंपरिक पद्धति पूछी जा रही है आपसे कामटे के अनुसार, तो वो हो जाएगी आपकी सकारात्मकवाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकारात्मकवाद हो जाएगी। हाँ जी, 98 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत शानदार क्वेश्चन है 98। देखिएगा, आंसर दीजिएगा। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। तो मैं सीधा ही असत्य कथन की बता रहा हूँ कौन सा असत्य कथन है। तो आपका हो जाएगा डी नंबर, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री भी आता है। दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं आता लोकायुक्त के क्षेत्र में अधिकार में, ठीक है ना। तो आपका डी नंबर आंसर जो सही होगा असत्य कथन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सब। आगे देखिएगा, निम्नलिखित समितियां या रिपोर्टों में से किसने एक ने लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किसने करी थी ये सिफारिश? ये करी थी प्रथम प्रशासनिक आयोग ने। किसने करी थी? प्रथम प्रशासनिक आयोग ने। हाँ जी, 100 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। अपने 100 ही क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हल करेंगे। जो बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हुए ना, वो सेकंड पार्ट के अंदर हल कर लेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है मित्रों, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ही विराम देते हैं इस क्लास को। अब 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर सुनते जाइएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति के अनुसार लोकपाल तथा लोकायुक्त की संस्थाओं की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं है ना, वो कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी, हाँ जी, उनको निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना चाहिए। उनका स्तर देश के उच्चतम न्यायिक कार्यदर्शक के समक्ष होना चाहिए। उनको सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। दोस्तों ये गलत है। हाँ जी, उनकी नियुक्तियाँ यथासंभव राजनीति से निरपेक्ष होनी चाहिए। 1, 2, 4 राइट आंसर है। तो बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सभी का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।